हेलो एवरीबॉडी, आ गए आप। देखो, आज अपन बात करते हैं संकुलन दक्षता की। संकुलन दक्षता या आप इसे कह दो पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, क्या होती है संकुलन दक्षता। आपने ये पढ़ रखा है कि ठोस जो होते हैं उसमें अवयवी कण एकदम पास पास में होते हैं, ठीक। लेकिन हमें पता है जब अवयवी कण एक दूसरे के ऊपर यूं रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में कुछ कुछ रिक्तिकाएँ बनती है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपके पास में अगर ये एक घन है और इस घन के अंदर आप कितने अवयवी कण फिट कर सकते हो, ठीक। जैसे ही आपको कहे कि कोई कमरा है, उस कमरे में आप कितने बॉल्स, कितने गेंद आप भर करके रख सकते हो। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये घन जो है वो एक घन का जो आयतन है वो ए क्यूब है, क्योंकि इसकी भुजा ये ए है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो घन का आयतन कितना है, ए क्यूब है। क्या घन का जितना आयतन है उतना ही क्या हम इसको पूरी बॉल को अपन भर सकते हैं क्या इसमें, या कुछ कुछ जगह खाली रह जाएगी, बीच बीच में रहेगी ना कुछ कुछ खाली। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसको, इस घन को या इस कमरे को, घन आकार का है, इसमें अगर अपन बॉल्स भरेंगे तो बॉल को जब हम व्यवस्थित करते हैं किसी भी प्रकार से, तो अपन देखते हैं कि उसके बीच में कुछ कुछ रिक्तिकाएँ बन जाती है। यानी कि हम कहेंगे कि जितना घन का आयतन है उतना गोला ये जो अवयवी कण है ये पूरी तरह से नहीं घेर पाएंगे, कुछ कम घेरेंगे। तो वो जितना भी घेरेंगे ना गोले यानी अवयवी कण घन में से, वो घेरा गया आयतन प्रतिशत में क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता कहलाता है या क्षमता कहलाता है। कि किसी भी ठोस की संकुलन दक्षता किसे कहते हैं, कि किसी भी घनाकार या इस घन में जितना आयतन उपलब्ध है उस उपलब्ध आयतन में से अवयवी कणों ने कितना आयतन घेरा। क्योंकि अवयवी कण गोलाकार है और गोलों के अपन जब फिट करते हैं तो आपको पता है गोले भर देने के बाद में बीच बीच में कुछ रिक्तिकाएँ बन जाती है, खाली जगह बीच बीच में रह जाती है। इस वजह से जितना आयतन उपलब्ध होता है वो सारा का सारा गोलों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। तो फिर जितना किया जाता है ना प्रतिशत में, उसको क्या बोलते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संकुलन दक्षता का एक फॉर्मूला हो जाएगा PF बराबर सभी गोलों के द्वारा, सभी गोले बोल देता हूँ मैं, अवयवी कण है, ठीक है, जो कि गोलाकार माना अपन ने, सभी गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन बटा इस पूरे घन का आयतन। अब ये जो घन है एक एकक कोष्ठिका है, एक एकक कोष्ठिका यूनिट सेल है, इसलिए हम घन की जगह क्या वर्ड लिख देते हैं, एकक कोष्ठिका का आयतन, जो कि घन की आकृति की मानी है, एकक कोष्ठिका का आयतन। क्लियर? अब एक बात बताओ, इसमें गोले कितने हैं? तो आप बोलोगे कोई गोले की संख्या Z हो सकती है, Z गोले हैं। हर गोले का आयतन कितना होता है? तो हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये तो एक गोले का आयतन है। कितने गोले हो सकते हैं? आप कह दो Z गोले हो सकते हैं। तो Z गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन यानी घन का आयतन। अच्छा, घन जो होता है उसकी एक भुजा को A कहते हैं और घन की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम इसका आयतन क्या मानते हैं, लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A। इसलिए घन का आयतन कितना होता है, यानी एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा, A क्यूब। यह आपके पास में संकुलन दक्षता का सूत्र आपको प्राप्त हो गया। इस सूत्र में अपन वैल्यू रख करके किसी भी प्रकार की एक कोष्ठिका के लिए संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात आपको ये समझनी है संकुलन दक्षता क्या होती है। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास में एक कोष्ठिका है, ठीक, या घन है, उस घन का आयतन A क्यूब है, क्योंकि घन की भुजा की लंबाई हमने क्या मानी है, A मानी है, और घन की सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए उसका आयतन कितना है, A क्यूब है। तो आप बोल दोगे इस घन की अंदर जगह कितनी है, तो आप बोल दोगे A क्यूब है। उसमें आपने क्या भर दिए, गोले भर दिए, अवयवी कण भर दिए। तो
तो क्या जितना दिया गया आयतन है यानी ए क्यूब है वो सारा का सारा गोलों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं, नहीं कर लिया जाएगा। क्यों? तो आप कहोगे सर गोलाकार गोलों को जब हम फिट करते हैं अंदर तो कुछ कुछ दो गोलों के बीच में या गोलों के चारों तरफ दूसरे गोले आ जाने के कारण कुछ रिक्तिकाएं बन जाती है, समझ रहे हो ना? अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं बन जाती है, खाली जगह रह जाती है। उस खाली जगह रहने के कारण जितना उपलब्ध आयतन है वो सारा का सारा गोलों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, कुछ शेष रह जाता है। तो गोलों के द्वारा जितना आयतन ग्रहण किया गया उसको क्या फिर बोलेंगे? अगर वो प्रतिशत में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संकुलन दक्षता कहेंगे। यानी प्रतिशत निकालें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो संकुलन दक्षता आएगी वो किस में आ जाएगी? प्रतिशत में आ जाएगी। यानी कि सभी गोले द्वारा ग्रहण किया गया आयतन किसमें? इस घन में। और इस घन क्या है? ये एक कोष्टिका, उसका बटा एक कोष्टिका का आयतन। क्लियर? अब अपन कहेंगे कि गोले कितने, तो आप बोलोगे जेड। कोई एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, एक कोष्टिका का आयतन कितना? ए क्यूब, और प्रतिशत में निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। क्लियर? आपको मैं एक सिंपल सा कह दूं कि आपके पास में एक सरल एकक कोष्टिका है, सरल एकक कोष्टिका है, उसके लिए आप क्या निकालो? संकुलन दक्षता निकालो। तो संकुलन दक्षता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको दे रखी है सरल एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका किसको कहते हैं? तो आप बोलोगे सर सरल एकक कोष्टिका हम कहते हैं इसे जिसमें अवयवी कण सिर्फ कहाँ स्थित होते हैं? घन के कोनों पे स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं सरल एकक कोष्टिका। और ये सरल एकक कोष्टिका आगे क्या बनाएगी? घनीय जालक बनाएगी। यानी उस घनीय जालक की हमें निकालनी है संकुलन दक्षता, जिसकी एकक कोष्टिका क्या है? सरल एकक कोष्टिका है। ये आपके पास में दे रखी है, इसकी आपको निकालनी है संकुलन दक्षता। और इसकी संकुलन दक्षता निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सर हमें एक तो जेड चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था हम इससे जेड निकाल सकते हैं। जेड निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे अवयवी कण कोने पे स्थित है, और ये मैंने आपको पहले वाले क्लास में बता रखा है कि घन के केंद्र पे कोने पे अगर कोई गोला हो तो वो अंदर की तरफ कितना भाग जाता है? उसका 1/8 भाग अंदर की तरफ जाता है, बाकी अन्य घनों में चला जाता है। यानी कोई घन आगे है तो कुछ गोला उसमें चला जाएगा, कुछ ऊपर है, ऊपर घन है तो उनमें चला जाएगा, पीछे घन तो उनमें चला जाएगा। कहने का मतलब इस घन में तो इस गोले का कितना अंश अंदर की तरफ जाएगा? 1/8 अंश ही 1/8 भाग ही अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ से भी 1/8 भाग, यहाँ से भी 1/8 भाग, यहाँ से भी 1/8, सब जगह से कितना कितना जाएगा अंदर की तरफ? 1/8 भाग ही जाएगा। तो इस घन के अंदर जो है टोटल कितना परमाणु अंदर चला गया? तो आप कहोगे Z बराबर 1/8 इंटू घन के 8 कोने। तो इसको 8 से 8 कैंसिल कर दिया, एक परमाणु जितना अंश घन के अंदर की तरफ चला जाएगा। यानी Z की वैल्यू यानी परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी गोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आप कहोगे सर हमें संकुलन दक्षता निकालनी है तो Z की वैल्यू कितने रखेंगे? 1 रख देंगे। किसके लिए? सरल एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता निकालने के लिए। क्लियर? फिर इसके बाद में देखो क्या होता है। एक आपको चाहिए ए और आर में रिलेशन चाहिए। देखो दोनों अलग अलग वैल्यू तो हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ए और आर में रिलेशन निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। ये आपके पास में क्या है? एक एकक कोष्टिका है। इस एकक कोष्टिका में आपको देखने से तो यूँ लग रहा है कि ये दूर दूर है ये गोले। एक्चुअल में ये घन के अंदर जब किसी ठोस में होते हैं तो ये गोले एकदम पास पास में होते हैं, इतने पास पास होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये पास पास में होते हैं। तो अवयवी कण हमें यूँ तो हम समझने के लिए हम इनको दूर दूर इस किसी एक लाइन से जोड़ करके इनको एक घन बना देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये सभी अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। अब आप बताओ कि यहाँ वाले भी गोला इस गोले से सटा हुआ रहेगा, फिर ये गोला जो है इस गोले से भी सटा हुआ रहेगा, टच रहेगा, ये गोला इस गोले से भी टच रहेगा, और ये गोला भी इस गोले से टच रहेगा, इससे भी टच रहेगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस घन के प्रत्येक कोने के जो गोले होते हैं वो एक दूसरे से टच किए हुए रहते हैं सभी। अब देखो
आपको मैंने कह दिया कि मान लीजिए आप किसी इस फलक पे ये 4 गोले आप दिखा रहे हो जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनको आप बाहर ऐसे निकाल के दिखा सकते हो। मैंने ये किसी एक फलक को निकाला है, इस एक फलक के अंदर पे यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, और आपका यहाँ गोला है, और एक गोला यहाँ पे है। ठीक, अब आप बताओ कि जब ये गोला इस गोले से टच कर रहा है तो ये लंबाई कितनी है? ये आप कह दोगे सर घन का किनारा है, और घन की लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई ये सारी क्या होती है? बराबर होती है। और इसको कितना माना है हमने? इस दूरी को आपने माना है a, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस आप कह देते हो a है। क्यों? क्योंकि भाई ये घन के किनारा है। और आप देखो ये जो घन का कोना है, ये कोना इस गोले के लिए केंद्र बिंदु का काम कर रहा है, और यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ घन से लेकर यहाँ परिधि तक की दूरी जो है, इस कोने से यहाँ तक की दूरी जो है हम क्या मान सकते हैं? त्रिज्या r मान सकते हैं। फिर इस गोले की ये परिधि और ये जो कोना होगा वो इस गोले के लिए क्या काम करेगा? केंद्र का काम करेगा। इसलिए इस दूरी को हम क्या ले लेंगे? r। तो आप बताओ ये जो दूरी a है वो किसके बराबर है? आप कह दोगे ये r प्लस r, 2r के बराबर है, यानी a बराबर क्या आ गया? 2r आ गया। ये रिलेशन आ गया। तो किसी की भी संकुलन दक्षता निकालनी हो, चाहे FCC की हो, चाहे BCC की हो, चाहे सरल एकक कोष्टिका की हो, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात आपको Z पता होना चाहिए, मतलब कितने परमाणु हैं उस एकक कोष्टिका में। दूसरा, उसके त्रिज्या और उसके घन के कोर की लंबाई के बीच में संबंध पता होना चाहिए। त्रिज्या ये किसकी है? जो उस घन के केंद्र में यहाँ पे जो कोने पे जो गोला फिट हो रखा है, ये जो गोले लगे हुए हैं, इनकी त्रिज्याएं हैं, इन अवयवी कणों की त्रिज्याएं हैं। अब अपन ये डायग्राम पर बोर्ड पे ये 8 गोले तो अपन इतने बड़े बड़े दिखा नहीं सकते। भाई मैंने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, अब बोर्ड में घुसूँ क्या ये दिखाने के लिए? नहीं घुस सकता ना। तो इसलिए अपन ने सिर्फ बड़े करके गोले, ये 4 गोले ही दिखा दिए। इधर वाले मैं बड़े कर नहीं सकता, पीछे कैसे जाऊं? समझ रहे हो ना बात को? तो क्योंकि ये बोर्ड 2D है, तो हमने ये कहा कि ये गोले वास्तव में इतनी दूर दूर नहीं है, ये सटे हुए रहते हैं। ये गोला और ये इस गोले से सटा हुआ है। जैसे ये 4 गोले मैंने सटे हुए एक दूसरे से टच किए हुए दिखा दिए। अब यहाँ पे मैंने इसको बाहर लेके आ गया इस फलक को, और यहाँ पे ये 4 गोले दिखाए, जिसमें मैंने ये कहा कि ये घन की कोर है, जिसकी लंबाई हम a मानते हैं, चौड़ाई होती तो भी a मानते, ऊंचाई होती तो भी a मानते। फिर हमने कहा कि ये कोना जो है ना इस गोले के लिए केंद्र बिंदु का काम करेगा, और यहाँ परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। फिर ये केंद्र बिंदु काम करेगा, और यहाँ तक की दूरी जो होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या और त्रिज्या 2r हो गई, और ये हो गया a। तो ये 2 चीज़ें आपने निकाल ली। क्लियर? अब आपको क्या करना है? सरल एकक कोष्टिका या घनीय जालक के लिए आपको क्या करना है? PF निकालना है, यानी संकुलन दक्षता निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख देंगे PF बराबर Z की वैल्यू कितनी है? 1, सरल एकक कोष्टिका के लिए निकाल रखी है। फिर फॉर्मूले में 4/3 पाई, और ये r क्यूब जो है ऐसे ही रख देते हैं, और ये आ गया a क्यूब। अब a क्यूब की जगह आप a बराबर क्या रख सकते हो? 2r रख सकते हो। ये रिलेशन आ गया ना, तो 2r का क्यूब कर दो। सॉरी, 2r का क्यूब कर दिया। तो अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लोगे और इंटू कर दो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपके पास में 4 इंटू पाई इंटू r क्यूब इंटू 100, और ये आ गया 3 इंटू ये हो गया आपका 8, 2 का क्यूब, और ये हो गया आपके पास में r क्यूब, और ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट कर दो, और ये आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, और आपके पास में आ जाएगा पाई इंटू 100/6। ये आ गया। ये जब आप सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 इंटू 100/6। ये जब सॉल्व करके निकालोगे तो आपके पास में 52.4% आएगा। ये आप करके देख सकते हो। तो ये आपके पास में इसकी आ गई संकुलन दक्षता, जो कि प्रतिशत में आ गई, आपने प्रतिशत में निकाल ली। क्या आपको यहाँ इस टॉपिक में कोई दिक्कत है? कर सकते हैं ना आराम से। पहली बात हमने पढ़ी है संकुलन दक्षता क्या होती है, परिभाषा क्या है, यानी कि कुल उपलब्ध स्थान में से गोलों द्वारा घेरा गया स्थान।
हम कह देंगे घन है तो घन में सारे गोले, घन का आयतन जितना है उतने गोले नहीं घेर सकते, कुछ कम घेरेंगे। खैर जितना भी घेरेंगे वो आयतन अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। और जिसका फॉर्मूला ये रहा। और ये फॉर्मूला लिखने के बाद में हमने कहा कि एक क्वेश्चन जैसे आपसे करवाया कि सरल एकक कोष्टिका के लिए आप संकुलन दक्षता ज्ञात करो, तो इसके लिए आपने पहले z निकाल लिया और फिर आपने क्या कर दिया, इसके a और r में संबंध लिख करके इस फॉर्मूले में पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लिया। आर यू गेटिंग दिस गाइस? क्या आप इस तरह से संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। को संकुलन दक्षता निकालनी है एफसीसी के लिए। एफसीसी कहते किसको हैं? जिसमें अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं? एक तो घन के कोनों पर स्थित होते हैं, जैसे ये घन है और इसके यहाँ स्थित होगा हर कोने पर। और इसके अलावा जो घन का फलक है, यानी ये फलक है, जैसे ये फलक है तो इसके केंद्र पर भी स्थित होगा, हर फलक के। जैसे ये फलक है तो इसके केंद्र पर भी स्थित होगा, इस फलक के केंद्र पर भी स्थित होगा, और इस फलक के केंद्र पर भी स्थित होगा, और इस आगे वाला फलक है इसके केंद्र पर भी स्थित होगा, और ये पीछे वाला जो फलक है इसका केंद्र होगा यहाँ, इस पर भी ये स्थित होगा। तो हर फलक के केंद्र पर स्थित होगा और घन के कोने पर स्थित होगा। मैंने आपको बता रखा है कि कोने से कितना अंश अंदर माना जाता है, 1/8। फलक के केंद्र पर कितना माना जाता है अंदर की तरफ, 1/2 भाग। तो भाई एक बात बताओ कि टोटल आपको निकालना है यहाँ पर z, तो 1/8 × 8 कोने ये आ गया, प्लस हर फलक से 1/2 भाग अंदर की तरफ चला जाता है। मतलब अगर इस दीवार पर कोई गोला फिट किया हुआ है तो आधा गोला तो अंदर रहेगा और आधा बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है, यानी दूसरे घन में होगा। इस घन के अंदर कितना रहेगा, वो आधा ही रहेगा। तो ऐसे फलक कितने हैं, ये टोटल इसमें 6 फलक हैं। 6 फलक है तो 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 1 और ये आ गया 3, आपके पास में कितना आ गया 4। ये तो आपके पास में आ गई z की वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको a और r के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, एक तो a में और एक आपको किस में, r में रिलेशन निकालना है। तो देखो, जब किसी फलक पर गोला स्थित हो जाता है तो मैंने कहा कि गोले होने की, फलक पे होने के कारण क्या होगा, ये गोला इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये भी तो बड़ा है गोला उतनी साइज का, और ये इतना बड़ा है और ये गोला भी इतना बड़ा है। अब बताओ कि जब बीच में ये गोला आ जाने के कारण क्या ये गोला, इस कोने वाला गोला और इस कोने वाला ये गोला जो है, जिसको अपन ने छोटा दिखाते हैं लेकिन वास्तव में बड़े गोले या बराबर साइज के हैं, यहाँ आ जाने के कारण ये गोले एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। अब क्लियर है क्या ये बात? मतलब क्या हुआ कि अगर फलक के केंद्र में बीच में कोई गोला घुस गया ना, तो इन चारों गोलों को आपस में नहीं मिलने देगा, इनके बीच में कुछ गैप रह गया, इनके बीच में कुछ गैप रह गया, कुछ गैप रह गया। समझ रहे हो बात को? ये यहाँ भी से भी समझ सकते हो कि ये गोला और ये गोला और ये बीच वाला गोला, अब देखो ये गोला आपस में जो है, ये गोला टच नहीं करेगा, ये गोला और ये गोला आपस में टच नहीं करेगा, ये गोला और ये गोला आपस में टच नहीं करेगा, ये है गोला इस गोले के साथ में, ये तीनों आपस में टच करेंगे, ये टच करेंगे। अब ये जो टच करेंगे ना, उस फलक को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। तो अगर इस फलक को मैं अगर बाहर लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोई मान लीजिए अवयवी कण एक यहाँ फलक के केंद्र में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ भी है, और एक आपके पास में यहाँ पे है। ये निकाल लिया। तो ये जो फलक के केंद्र पे बीच वाला आ जाने के कारण ये दो गोले आपस में मिल नहीं पाए, ये दो गोले आपस में नहीं मिल पाए, ये दो गोले आपस में नहीं मिल पाए, ये दो गोले आपस में मिल नहीं पाए। तो मिल रहे कहाँ से हैं? 3 गोले ये टच कर रहे हैं यहाँ से। ये एक फलक का विकिरण है, फलक की विकिरण है ये। और ये जो आप देख रहे हो, ये फलक की लंबाई, ये चौड़ाई, इसकी दूरी की ये वैल्यू कितनी होती है? a। ये भी a है और ये भी a है क्योंकि ये घन है। तो आप कह दोगे कि सर ये जो दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी a है, तो ये कितनी होगी? अगर इसको आपसे पूछे कि ये बताओ कितनी होगी,
क्यों, ये क्यों निकालनी पड़ रही है अपने को, ये भी एक सोचने की बात है कि हम ए और आर में, यानी गोल ए और आर में रिलेशन वहाँ से निकालते हैं जहाँ से अवयवी कण टच कर रहे हों अधिकतम। तो यहाँ से ये 3 गोले आपस में टच कर रहे हैं, जबकि ये तो कर ही नहीं रहे टच, ये दोनों कर ही नहीं कर रहे। तो टच कहाँ से कर रहे हैं, फलक के विकिरण से टच कर रहे हैं। फलक के विकिरण से टच कर रहे हैं तो संबंध हमें यहीं से निकालना होगा। क्लियर बात, इसलिए हमें ये x की वैल्यू निकालनी होगी। अच्छा, x निकाल सकते हो, ये तो एक ट्राइंगल बन गया पाइथागोरस प्रमेय से। एक्स स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, लंबी स्क्वायर प्लस आधार का भी स्क्वायर, ये आ गया। और ये आपके पास में आ गया 2a स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर बराबर है, ये x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, इसका अंडर रूट इससे कैंसिल 2 से, तो ये आपके पास में आ गया अंडर रूट 2 और a बाहर। यानी आपके पास में x की वैल्यू आ गई, x कितना आ गया आपके पास में, आप कह दोगे सर x आ गया रूट 2a आ गया। क्लियर, यानी ये a और ये a, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2a आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये अपन ने इसको निकाल लिया। अब क्या होगा, आपको मैंने ये कह रखा है कि ये गोला जो है यहाँ, इसका केंद्र बिंदु इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा, ये इतनी दूरी, तो ये दूरी r है। और ये गोले में देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो व्यास के बराबर है, मतलब ये 2r है, मतलब ये r और ये r, तो ये गोला तो पूरा ही आ गया अंदर, तो इसके तो पूरा ही व्यास माना जाएगा। ये कितना आ गया, 2r आ गया। और ये केंद्र बिंदु यहाँ तक परिधि, ये r हो गई। तो टोटल आप देखो, जोड़ो कितने हो गए, ये r, ये 2r और ये r, यानी ये टोटल आपके पास में आ गया 4r आ गया। और a बराबर 4r अपॉन अंडर रूट 2, ये इसमें a और r के लिए रिलेशन आ गया। आपको किसी की भी संकुलन दक्षता निकालनी है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक z और एक आपको a और r में, a एंड r में रिलेशन आना चाहिए। तो a और r में यहाँ रिलेशन आया है 4r अपॉन अंडर रूट 2। इतनी दिक्कत है, कोई बात नहीं है ना, बस ये समझ सकते हैं, फिर से देख के समझ सकते हो आप। देखो अब हमें क्या करना है, पीएफ निकालना है, संकुलन दक्षता निकालनी है, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, z इंटू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब इंटू 100, और ये क्या जाएगा a क्यूब, यही था फॉर्मूला। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 a क्यूब, यही था। अब इसमें क्या करो, z की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 निकाल रखी है अपन ने, और ये 4, ये 3 और ये पाई, और ये r क्यूब और ये इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। अब इस a क्यूब की जगह आप ये रखोगे ना 4r अपॉन रूट 2, क्योंकि हमें a तो पता है, a बराबर ये रिलेशन है, तो हम ये रख देते हैं, a क्यूब नहीं रख करके ये रखेंगे 4r अपॉन रूट 2 का होल क्यूब। इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने का बिल्कुल इजी से तरीका है कि इसको लिख देंगे 4 ये पाई और r क्यूब इंटू 100 अपॉन, ये आ गया 3 इंटू, ये आ गया 4r अपॉन रूट 2, 4r अपॉन रूट 2, 4r अपॉन रूट 2, ये हो गया। तो देखो ये r क्यूब है, यहाँ से r, ये भी r क्यूब हो जाएगा। तो इस r क्यूब से ये एक r, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो ये 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब एक बात बताओ कि ये रूट 2 होते हैं, वो मिलके क्या मिलते हैं, पक्का 2 हो जाते हैं। तो ये 2 रूट 2 ये ऊपर चले जाएंगे, तो आपको मिलेगा ये वैल्यू कि भाई एक तो मिल गया यहाँ पे पाई बच गया, एक बच गया r आपका 100, और एक आपके पास आ गया 2 रूट 2, यानी ये रूट 2 और ये हो जाएगा 2, और ये 2 रूट 2 ऊपर चले जाएंगे, और नीचे बच गया 3 इंटू, और कुछ बचा है आपके पास में, ये बच गया 4। अब आप इसको कैंसिल आउट करके 2, और मेरे को मिलेगा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 50, और ये 2 रूट 2, और ये जो मिला है अपने पास में 3। अब इस रूट 2 की वैल्यू क्या करेंगे, 1.41 रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3.14 इंटू 50 इंटू
1.41 और ये अपॉन 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 74%। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं इसकी संकुलन दक्षता। क्लियर है?